मैंने आपको पीछे बताया है कि वर्ल्ड वार वन के टाइम मुसलिनी ने सिसिलियन माफिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई और इनके हर मेंबर को गिरफ़्तार किया और उनकी किलिंग की, और वो तमाम हथकंडे इन पे आजमाए जो ये पहले लोगों पे आजमाते थे। जब मुसलिनी ने यह काम इनके साथ किया तो इसके नतीजे में जिस बंदे पे भी शक होता था कि वो सिसिलियन माफिया का मेंबर है, उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसका मतलब है कि तकरीबन इटालियन की बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो जेल में जा चुकी थी, क्योंकि मैं इटालिया का हर दूसरा बंदा ही उस वक्त, हर तीसरा बंदा जो है वो सिसिलियन माफिया का मेंबर था, क्योंकि सिसिलियन माफिया इतना ज़्यादा बेरोज़गार नौजवानों को अपनी तरफ मरगब करती थी, अपनी तरफ उनको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, उन्हें एक किस्म की नौकरी देती थी, उन्हें एक किस्म का फेस ऑफ सिक्योरिटी देती थी, उन्हें उनके तमाम मसाइल हल करती थी। और हर नौजवान उस वक्त का जो बेरोज़गार नौजवान था वो सिसिलियन माफिया का मेंबर बनना चाहता था, वो भी मैन ऑफ ऑनर बनना चाहता था, वो भी ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता था जिसमें पैसा हो, ऐशो इशरत हो, गाड़ियाँ हो, ड्रग्स हो, बिज़नेस हो, गर्ल्स हो, और हर किस्म की ऐसी चीज़ हो कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा पावरफुल हो। और ये सब कुछ उसे सिसिलियन माफिया देता था और बड़ी इजीली देता था। उस वक्त इनकी अपनी शैडो गवर्नमेंट थी, इनके मेंबर्स को ज़्यादातर ख़तरा भी ना होता था पकड़े जाने का या किसी किस्म की प्रॉब्लम का। ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेट करते थे, तो इसलिए हर बंदा इनका मेंबर बनना चाहता था। और इस तंजीम की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी जिसकी वजह से इस तंजीम ने बहुत टाइम तक सर्वाइव किया और या पूरी दुनिया में फैल गई। वो खूबी ये थी कि हर अंडरवर्ल्ड के साथ एक ये मसला होता है, या अंडरवर्ल्ड क्या मुनज़्ज़म तंजीमों के साथ भी, या मुनज़्ज़म जो एक कह लें कि पावरफुल जो ऑपरेट करने वाली चीज़ें होती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनके जो नीचे के लोग होते हैं वो भी अपने आप को डॉन समझ बैठते हैं, और जो नीचे के ऑपरेशन करने वाले आम सोल्जर्स या आम कैपोज होते हैं, कैप्टन होते हैं, वो भी जगह जगह पे अपनी बदमाशियाँ करना शुरू कर देते हैं या अपनी जो है क्राइम्स शुरू कर देते हैं, और वो तंजीम से खाम खा का गलत फ़ायदा उठाते हैं। यानी वो अपनी पर्सनल चीज़ों को ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से जो है लोगों से एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं, अपनी चीज़ें लोगों के ऊपर अपने इदारे का रौब झाड़ना शुरू कर देते हैं, किलिंग शुरू कर देते हैं, रेप्स करना शुरू कर देते हैं और इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 पूरी वो बॉडी बदनाम हो जाती है, पूरी तंजीम बदनाम हो जाती है, और वो लोगों के रेबेल हो जाने की वजह से, लोगों की बगावत कर जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो हिस्ट्री से अबॉलिश हो जाती है। वो तंजीम हिस्ट्री से ख़त्म हो जाती है, वो एक नज़म तंजीम। लेकिन इस तंजीम के साथ, इस अंडरवर्ल्ड के साथ, इस माफिया के साथ ये चीज़ ना थी। इसमें जो नीचे का सोल्जर था या नीचे का जो कैप्टन था या नीचे के जो मेड मैन थे, वो अपनी तरफ से किसी भी किस्म का कोई काम ना करते थे या किसी भी किस्म का कोई ब्लेंडर ना मारते थे, या अपनी पर्सनल फ़ायदा वो इस अंडरवर्ल्ड से ना उठा सकते थे या ना उठाते थे, क्योंकि इसकी सज़ा उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा ताबूत में बंद करके दफना दिया जाता था। इसकी सज़ा सिर्फ ये होती थी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑर्डर है वो बॉस का चलता था। अंडर बॉस भी खुद से कोई ऑर्डर जारी ना किया कर सकते थे। तमाम ऑर्डर जो है बॉस ऑफ बॉसेस का होता था, जो कि वो मीटिंग में, मैंने आपको पहले भी बताया, मीटिंग में बिठा के उसमें बॉस ऑफ बॉसेस और जो अंडर बॉस हैं वो और एडवाइज़र, ये तीन तरह के जो इस तंजीम के ऊपर लेवल के जो तीन तरह के लोग होते थे, बॉस ऑफ बॉसेस, अंडर बॉस और एडवाइज़र, ये मिल के तो तमाम तरह के लाएमल और आगे की वॉच स्ट्रेटजी को ये प्लान करते थे कि अब हमने कैपोस को ये काम देने, और कैप्टन जो आगे सोल्जर्स से ये काम कराएंगे, सोल्जर्स आगे मेडमैन से ये करेंगे। खुद से मेडमैन, सोल्जर या कैप्टन अपना ना दिमाग यूज़ कर सकते थे, ना अपने हाथ यूज़ करते थे, ना अपने वेपन्स यूज़ करते थे, ना अपनी अथॉरिटी यूज़ कर सकते थे, ना किसी किस्म का क्राइम कर सकते थे। अगर कोई भी सोल्जर, मेडमैन या कैप्टन अपना पर्सनल क्राइम करता पकड़ा गया, या उस किसी भी अवाम से या किसी मेंबर से किसी भी किस्म कि अपनी कोई पर्सनल चीज़ निकलवाते पकड़ा गया, या अपनी उस अथॉरिटी को यूज़ करते हुए बगैर बॉसेस के ऑर्डर के पकड़ा जाता था, तो उसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत होती थी, उसे ज़िंदा दफना दिया जाता था। इस सज़ा के डर से कभी भी कोई कैप्टन या कोई सोल्जर या कोई मेडमैन खुद से काम नहीं करता था, जिस वजह से ये तंजीम बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से चलती थी, और ये कभी भी छोटे क्राइम नहीं करते थे, कभी भी आम आवाम पे हाथ नहीं डालते थे। इन कॉपरेट ऑपरेशन इस तरह होता था, या इनकी सोच ऐसी होती थी, या ये एक, आप ये कह लें कि ये अंडरवर्ल्ड नहीं था, ये एक सोच का नाम था। ये एक ऐसी सोच थी कि ये बड़े ऑपरेशन करते थे जिससे इतनी ज़्यादा दौलत जनरेट हो कि पूरा मुल्क इनके कंट्रोल में आ जाए, और ये ऊपर से शैडो गवर्नमेंट बना लें। ये छोटे छोटे जो है ना किस्म के रेप्स, या छोटे लोगों से जाके उनकी जायदादों पे कब्ज़े, या उनसे लड़ाई झगड़े, या गली में जैसे टैटूज़ बनाए हुए लड़के होते हैं वो एक किस्म के ग्रुप बना के अपनी शोबाजियाँ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें जो हैं वर्क करती हैं किसी मुल्क में, ये उस तरह के ऑपरेशन ना करते थे। इनका लिंक सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, उस वक्त के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जो हेड होते थे, सेक्रेटरी, या जो फोर्सेस के लोग होते थे, इनका ताल्लुक सिर्फ उनसे होता था। उन्हीं के ज़रिए ये
उन्हीं को ये होल्ड करते थे, डिक्टेट करते थे, या उन्हीं के ज़रिए ये पूरे कंट्री को कंट्रोल करते थे। और बाकी लोगों से ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे एक्सटॉर्शन मनी या बुता हासिल करते थे बस। और ज़्यादा इनका जो तरीका था, या ड्रग्स का बिज़नेस करते थे, या तमाम बिज़नेस को ये अपने कंट्रोल में, जो लीगल वाइट मनी बिज़नेस हैं, क्योंकि इन्हें वाइट कॉलर मैन भी कहा जाता था इटालिया में, तो जो वाइट बिज़नेस जितने हैं उनको ये अपने हैंड ओवर कर लेते, सरकारी टेंडर ये खुद हासिल कर लेते थे हर किस्म की। नीचे शेडो गवर्नमेंट से इनकी होती थी, तमाम लोगों को ये इंसाफ जल्द से जल्द दिलवाते थे, उसके ज़रिए ये जो मनी बहुत ज़्यादा इकट्ठी करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे एक कंट्री को ऑपरेट कर लेते थे। इसी तरीके से इन्होंने यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज़ को ऑपरेट किया। और फिर ऐसा एक ब्लेंडर CIA से वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ जिससे उनके अपने मुल्क में ये माफिया फैल गया। और वो ब्लेंडर ये था कि मुसलिनी ने, मैं आपको ही बता रहा था कि बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जिस पे भी शक होता था कि ये किसी न किसी तरीके से माफिया का मेंबर है, ये कैप्टन है, या ये सोल्जर है, या ये एडवाइज़र है, ये अंडर बॉस है, ये किसी न किसी तरीके से किसी भी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और ये माफिया का मेंबर हो सकता है। यानी वो इस तरीके से लोगों पे, मुसलिनी के जो लोग हैं वो शक करते थे कि जो भी लोग किसी तरीके से भी गवर्नमेंट लोगों को धमकी देते थे, या उन्हें किसी तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश करते थे, या उन्हें डिक्टेट करने की कोशिश करते थे, उनको उस वक्त वर्ल्ड वार 2 से पहले यही समझा जाता था कि ये सिसिलियन माफिया के लोग हैं, और उन्हें उठा लिया जाता था और उन्हें या किल कर दिया जाता था या जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें मुकदमात बना दिए जाते थे। तो बहुत सारे लोग, जिनमें बहुत सारे एडवाइज़र्स भी आ चुके थे और अंडर बॉस भी आ चुके थे, और जिनमें कैपोस भी आ चुके थे, वो जेल के अंदर बंद हो चुके थे। जो मैन ऑफ ऑनर्स भी थे, जो वाइट कलर लोग भी थे, जो माफिया के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग थे उस टाइम, जिनके पास पैसा था, पावर थी, शेडो गवर्नमेंट थी, वो सब के सब या मारे जा चुके थे या जेल में थे, और माफिया डी ऑपरेट हो चुकी थी बिल्कुल। और उस वक्त मुसलिनी ने एक इतना बड़ा काम किया कि वाकई एक सेल्फ मेड लीडर ये काम कर सकता है। उसने डॉन वीटो को भी गिरफ्तार करवा लिया। जी हाँ, बॉस ऑफ बॉसेस, जिसे कोई भी ना जानता था, जिससे कभी कोई नहीं मिला था, अंडर बॉस के अलावा कभी भी किसी का उससे लिंक नहीं था, मुसलिनी ने उसे भी गिरफ़्तार कर लिया और उससे भी पकड़ के तो तमाम बॉडी को डी ऑपरेट कर दिया, या सुला दिया, या हम कह लेंगे डेड भी कर दिया। अगर मुसलिनी मज़ीद ज़िंदा रहता या वर्ल्ड वार 2 जीत जाता हिटलर, तो दुनिया का नक्शा अलग होता। बहरहाल मुसलिनी के इनकलाब के नतीजे में मारे जाने और इटली में मुसलिनी की हुकूमत ख़त्म हो जाने के नतीजे में जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई, तो CIA से ये ब्लेंडर हुआ कि CIA ने, और जो अमेरिकन के इत्तेहादी थे उस टाइम, इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन लोग जो थे, उन्होंने ये सोचा कि ये जो जेलों में बंद लोग हैं ये मुसलिनी के एंटी थे, यानी उसके ख़िलाफ़ थे। तो मुसलिनी हमारे ख़िलाफ़ था, तो इसका मतलब है दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। जबकि तारीख़ हुआ है, कभी भी दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो आपका इंडिविजुअल पार्टनर तो हो सकता है, लेकिन आपका दोस्त नहीं हो सकता। उसके अपने मफादात होते हैं, आपके अपने मफादात होते हैं, जो वक्त आने पे चेंज हो जाते हैं। इसलिए वो मुसलिनी के तो दुश्मन थे, लेकिन CIA उन्हें अपना दोस्त समझ बैठी थी, और CIA ने उन्हें एक आम सियासी कैदी कहकर जेलों से आज़ाद करा दिया या जेलों से छुड़वा लिया। अब नेक्स्ट जब वो मोजिज़ लोग, मैन ऑफ ऑनर्स, या वाइट कलर लोग, या अमीर लोग, या जागीरदार, या जो इटालिया की दौलत उस टाइम बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर चुके थे, या जो वो पावरफुल लोग पहले से ऑपरेट करते आए हुए थे पूरे इटालिया को, उनको एक्सपीरियंस हर चीज़ का, वो जब वापस बाहर निकले तो उन्होंने ये सोचा कि हम पहले भी मुसलिनी के हाथों तकरीबन मारे जा चुके थे, या ये अंडरवर्ल्ड का तरीका ठीक नहीं है क्या? जब तक हम खुद गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, शेडो गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। शेडो गवर्नमेंट कभी भी हमारी अबॉलिश हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, वोट हो सकती है। इसलिए उन्होंने अब इतना बड़ा फ़ैसला किया, जो कि इतना बड़ा जुआ खेला, जो कि उनका फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। और उन्होंने फ़ैसला इतने तरीके से, या ये जो उन्होंने गेम खेली, ये जो स्ट्रेटजी प्लान किया, इतने तरीके से किया कि वो ऑपरेट भी फुल उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया। वो प्लान क्या था कि उन्होंने कहा अब हम इटालिया की गवर्नमेंट का हेड ही अपना बनाएंगे, या खुद गवर्नमेंट में आएंगे, या जो अब इटालिया का जो बाय फेस होगा, जो फेस इटालिया को हेड करेगा, या जो वहाँ का वज़ीर आज़म होगा इटली का, वो अब हमारा ही बंदा होगा, या किसी फैमिली का हेड होगा, या खुद ही होगा। हम नीचे शेडो गवर्नमेंट में रह के काम नहीं करेंगे, नीचे तो हमारे लोग होंगे शेडो गवर्नमेंट में, लेकिन जो ऊपर फेस होगा वो भी हमारा ही बंदा होगा, ताकि किसी तरीके से भी हमारे ख़िलाफ़ कभी ऑपरेशन ना किया जाए। तो इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ पार्टीज़ बनाई। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी गेम की, या गेम प्लान किया, या स्ट्रेटजी बनाई। वो ये कि इटालिया के जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ उस टाइम थी, वो उसमें सब में अपने एडवाइज़र्स और अपने अंडर बॉसेस और जो मैन इनके कैप्टन थे वो सब पार्टीज़ में घुसाए। तो उसके नतीजे में जीता जो भी था वो बंदा सिसिलियन माफिया के होता था। चाहे एक पार्टी हुकूमत में है तब भी सिसिलियन माफिया के लोगों ने इलेक्टेबल बनना था, उन्होंने पार्लियामेंट में जाना था, सेनेट में जाना था। और अगर दूसरी पार्टी है तब भी, और तीसरी पार्टी है तब भी, किसी भी सूरत में जीतना सिसिलियन माफिया ही नहीं था। और ये गेम प्लान इनका कामयाब भी हुआ। 1952 के आते आते सिसिलियन माफिया जो वो इटली की हेड बन गई, इटली की गवर्नमेंट में आ गई,
और जब इटली की गवर्नमेंट में आने के बाद तमाम किस्म का जो कौमी ख़जाना, ये इटली की तमाम किस्म की, इटली एक ऐसे ये ऐसा एक कंट्री है दुनिया का कि जिसमें जो बंदरगाहों से भरा हुआ है और जिस पोर्ट से भरा हुआ है, यूरोप का ये एक बहुत ज़्यादा तजारती रास्ता है। तो उस बहुत ज़्यादा इटली की यहाँ से बंदरगाहों से जो इनकम जनरेट होती है, तो ये इटालियन माफिया इस इनकम से बहुत पहले, ये वाइट कलर लोग बहुत अमीर थे, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और अमीर हो गए। इन्होंने अब इनका नेक्स्ट जो तारीख़ ने रुख बदला सिसिलियन माफिया की तारीख़ ने, वो ये कि इन्होंने फ़ैसला किया कि हमारे कुछ लोग अब अमेरिका चले जाएँ, क्योंकि इनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा था और इनएक्सपीरियंस भी था। उस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका थी और अमेरिकन लोगों के पास ही सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा था। अब इनकी नज़र अमेरिकन लोगों के पैसों पे थी, अमेरिकन लोगों की जेबों में जो पैसा था उस पे इन लोगों की इटालियन बॉसेस की नज़र थी कि उन लोगों की जेबों से कैसे पैसा निकाला जाए, वहाँ पे कौन सा बिजनेस किया जाए। तो इस वक्त अमेरिकन बॉसेस से तारीख का एक ऐसा ब्लेंडर हुआ, या इसको उनकी एक स्ट्रेटजी या गेम प्लान कहें, क्योंकि इससे इटालियन माफिया को फ़ायदा भी हुआ या सिसिलियन माफिया को फ़ायदा भी हुआ। लेकिन यही वजह सिसिलियन माफिया के ख़ात्मे की भी बनी, वो ये कि इन बॉसेस ने ये फ़ैसला किया कि हम ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में जाके लीगल बिज़नेस या वाइट कलर बिज़नेस करेंगे, बल्कि हम उससे ज़्यादा, हमारा सामने तो लीगल बिज़नेस होगा लेकिन बैक एंड पे हम पूरे अमेरिका में ड्रग्स बेचेंगे। जी हाँ, ये सिसिलियन माफिया की सबसे बड़ी गलती थी, या हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लेंडर कहें, जिसने वक्ती तौर पे तो सिसिलियन माफिया को बहुत बड़ा फ़ायदा दिया, लेकिन यही वजह इस तंजीम के ख़ात्मे की भी बनी 90 की दहाई में आके। इन्होंने पूरे अमेरिका में जाके ड्रग्स का बिज़नेस करने का जो प्लान शुरू कर दिया, और उससे कई जो अंडर बॉसेस है या एडवाइज़र है वो इख्तलाफ भी करते थे मीटिंग्स में कि ये काम अमेरिका के अंदर ना किया जाए, उससे फिर वो अमेरिका के अंदर वाइट कलर बिज़नेस भी नहीं कर सकेंगे। मतलब अंडर बॉसेस और एडवाइज़र्स का ये कहना था कि अगर वो अमेरिका में जाके तो वाइट कलर बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी कुछ जो ख़ानदान है सिसिलियन माफिया के वो चाहते थे, क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत था, वो बहुत सारे मॉल्स ख़रीदना चाहते थे अमेरिका में जाके, बहुत सारे अमेरिकन सरकारी टेंडर ख़रीदना चाहते थे, या वो वहाँ के जजों को भी ख़रीदना चाहते थे, वहाँ की पुलिस वालों को भी, वहाँ के इदारों को भी, और वो इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन वो यहाँ तक तो ईज़िली वो ये काम कर लेते थे, लेकिन वो उनकी ये सोच थी कि अगर हम ड्रग्स में भी हाथ डालेंगे और अमेरिकन अवाम के अंदर ड्रग्स फैलाएँगे तो उस केवल्स वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ की पुलिस है और वहाँ के इदारे हैं, उन्हें बाय फोर्स या ये कह लें कि मजबूर होकर हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हम किसी को रिश्वत देते हैं, हम किसी को कि सरकारी टेंडर जो है वो गलत तरीके से हासिल करते हैं, या हम किसी किस्म के अपने मॉल्स बनाते हैं या वाइट बिज़नेस करते हैं, तो वो तो फिर भी लंबे अरसे तक चल जाता है, इन माफिया मेंबर्स का कहना था। लेकिन जब हम ड्रग्स में हाथ डालेंगे तो हम सीधा हाई प्रोफाइल क्राइम कर रहे हैं, उसमें हम मारे जाएंगे, या वो फोर्सेस हमारे ख़िलाफ़ FBI या CIA ऑपरेट करके हमें ख़त्म कर देगी। लेकिन जो बॉस ऑफ बॉसेस है उसका उस वक्त के उस बॉस ऑफ बॉसेस जो जॉन विटो के बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद जो बॉस था उसका कहना, और उस वक्त के जो बाकी अंडर बॉस थे उनका कहना था कि ड्रग्स हमें बहुत जल्दी अमीर कर देगा, क्योंकि अमेरिकन अवाम के पास बहुत ज़्यादा पैसा और ये याशी की बहुत ज़्यादा जल्दी एडिक्ट हो जाती हैं, तो हम इन्हें एडिक्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा इनका ले सकते हैं, और उससे हम यूनाइटेड स्टेट्स को जहाँ 300 साल में कवर करेंगे, वहाँ हम 2-3-4 डेकेड्स में, यानी 20 से 25 से 30 साल के अंदर पूरे अमेरिका को कवर कर लेंगे और तमाम सरकारी इदारों को कवर करके अपने हेड ऊपर बिठा देंगे। और ये अपनी इस गेम प्लान के बहुत करीब एंड पे पहुंच भी गए थे। फिर इन्होंने अमेरिका पूरे में जो है ड्रग्स का बिज़नेस शुरू कर दिया, और ये ड्रग्स अमेरिका में फैलाते किस तरह थे, वो इस तरीके से कि इनके तमाम जो अंडर बॉस थे, वो बॉस के आर्डर से उन्होंने तमाम अमेरिका में पिज़्ज़ा हट्स खोले मुख्तलिफ़ किस्म के, नहीं जैसे आपने मैकडोनल्ड्स और इन चीज़ों का नाम सुना है, इस तरह के उस ज़माने में वर्ल्ड वार 2 के बाद इन्होंने पिज़्ज़ा हट्स खोले पूरे अमेरिका की तमाम रियासतों में और तमाम शहरों में। वो ऊपर से तो पिज़्ज़ा बेचते थे, लेकिन उनका मकसद पिज़्ज़ा बेचना ना होता था, वो उस पिज़्ज़ा के अंदर ड्रग्स छुपा के मुख्तलिफ़ घरों में जाके ड्रग्स की सप्लाई करते थे, और ये सिर्फ ड्रग्स लेने वाले को और पिज़्ज़ा जो हट के मालिक है और उसके मुलाजमीन को पता होता था कि यहाँ से ड्रग्स कन्वर्ट होती हैं, और ड्रग्स लेने वाले को पता था कि वहाँ से ड्रग्स सेल होती है और मैं ड्रग्स मंगवा रहा हूँ। किसी को भी और को ना पता होता था कि ये जो सामने पिज़्ज़ा हट, आम आवाम को नहीं पता होता था कि यहाँ जो देखने वाला तो पिज़्ज़ा हट है मॉल के अंदर, लेकिन इसमें ड्रग सेलिंग होती है और बड़े आराम से होती है और बड़ी सफाई से होती है। ये जो गाँव में बहुत अरसे तक होता रहा और पिज़्ज़ा हट से ड्रग सेलिंग होती रही। ये लोग ड्रग सेल करके अमेरिका में इस कदर अमीर हो गए। पहले ये इटालिया में बहुत ज़्यादा अमीर थे, सिसिली की भी सारी दौलत ये कमा रहे थे, और ये वाइट कॉलर लोग पहले से सिसिलियन माफिया के शुरू होने से पहले भी बहुत ज़्यादा ताकतवर और अमीर थे। तो ये आते आते यहाँ तक पहुँचते अमेरिका में भी ड्रग सेल करने के बाद ये इस कदर पावरफुल हो गए कि ये लोग वहाँ की कांग्रेस में भी शामिल हो गए, वहाँ के सेनेट में भी शामिल हो गए। जो इन्होंने इटालिया में हथकंडा अपनाया था वही अमेरिका में भी इन्होंने शुरू कर दिया। वहाँ अपने लोगों को इन्होंने
या ख़ुद अपने फैमिली मेम्बर को या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर लोगों को ख़रीद के तो उनको इलेक्शन जितवा के अपना बंदा बना के तो उनसे काम लेना शुरू कर देते थे, जिसमें इन्होंने 60 और 70 की दहाई में और 50 की दहाई में अमेरिका के जो पार्लियामेंट है और सेनेट है और ख़ास कर पुलिस और मुख्तलिफ सरकारी इदारों में इस कदर अपना इन्फ्लुएंस पैदा कर दिया था कि वहाँ भी वर्ल्ड वार 2 से पहले जिस तरह इटालिया में इनकी हुकूमत थी, एक किस्म की शैडो गवर्नमेंट अमेरिका के अंदर भी सिसिलियन माफिया की चल रही थी। और वहाँ के भी लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अमेरिका जैसी सुपर पावर में भी कोई गवर्नमेंट के नीचे शैडो गवर्नमेंट है। और ये शैडो गवर्नमेंट अमेरिका के अंदर इस कदर मजबूत थी कि इन्होंने अपना एक सदर जॉन एफ कैनेडी भी बना दिया। जी हाँ, हिस्ट्री का अजीम एक, या ये कह लें कि एक पावरफुल, या एक फेमस, या ये कह लें कि अमेरिकन अवाम का एक महबूब लीडर जिसे हम जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, ये भी सिसिलियन माफिया का एक मेंबर था। इस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, या ये कहा जाता है कि जो जॉन एफ कैनेडी के वालिद थे वो सिसिलियन माफिया के जो है मेंबर थे, बाकायदा मेंबर थे। और उन्होंने सिसिलियन माफिया की सपोर्ट से जॉन एफ कैनेडी को इलेक्शन जितवाया और ये वादा किया जॉन एफ कैनेडी ने और उनके वालिद ने कि इलेक्शन जीतने के बाद जो है सिसिलियन माफिया के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। जो मुख्तलिफ ड्रग्स केसेस हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के इन पर एलिगेशन हैं या इनके मेंबर्स को छूट दी जाएगी और इनको तमाम किस्म के सरकारी टेंडर्स और मज़ीद इनके जो बिज़नेस ब्लैक मनी को वाइड कर दिया जाएगा और उनको मज़ीद जो रिलीफ दिया जाएगा और इनको अमेरिका में मज़ीद हाथ फैलाने की और इनको अपना बिज़नेस फैलाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने ये वादे हर सियासतदान की तरह इलेक्शन से पहले किए थे इलेक्शन जीतने के लिए। जब वो इलेक्शन जीत गया तो उसने अपना एक टर्न ले लिया और उसने बजाय इसके कि सिसिलियन माफिया को इजी करने के, रिलीफ करने के या अपने वादे पूरे करने के या उनके तमाम केसेस ख़त्म करने के, उसने जो अटॉर्नी जनरल है उस वक्त जो है हेड ऑफ पुलिस था या उस वक्त जो FBI के हेड थे, उन्हें ये ऑर्डर जारी किए कि आप सिसिलियन माफिया पे इतना सख्त पंजा जो है अपना रखें या इतना सख्त ऑपरेशन करें या इस कदर इनके साथ जो है इस कदर सफाई से इनका काम करें कि अमेरिका के अंदर से ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो पीछे हिस्ट्री पढ़ चुका था, उसे पता था मुसोलिनी की नाक में किस तरह इन लोगों ने दम किया था और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने गवर्नमेंट अपनी बना ली थी इटालिया के अंदर। इस तरह उसे भी पता था कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता पूरे अमेरिका में अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे और अमेरिकन अवाम को ख़त्म कर देंगे। तो जब उसने इन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया और अपने वादे से फिरा और इलेक्शन जीतने के बाद बजाय इन लोगों को रिलीफ देने के उसने इन लोगों को मज़ीद किल करवाना शुरू कर दिया, जेलों में डलवाना शुरू कर दिया, अमेरिका से इन लोगों की सफाई शुरू कर दी। तो इन लोगों ने उसकी एसिसिनेशन या किलिंग कर दी या उस जॉन एफ कैनेडी को मरवा दिया। आपने अक्सर जॉन एफ कैनेडी की जब आप डेथ की तस्वीरें देखेंगे नेट पे तो आपको ये पता चलेगा कि उसकी कार के इर्द गिर्द एक ज़ुकाफ वाली औरत है, जो एक ज़ुकाफ किया हुआ एक लेडी है जो तस्वीरें खींच रही है हर एंगल से। हालांकि जिस टाइम जॉन एफ कैनेडी को गोलियां भी लग रही हैं उस वक्त भी वो तस्वीरें खींच रही है और वो मुख्तलिफ जलसे में जॉन एफ कैनेडी के जलसों में नज़र आती है। अमेरिकन CIA को आज तक वो औरत नहीं मिली कि वो औरत आखिर थी कौन। और जिस टाइम सब लोग पैनिक मूड में थे, यानी जब जॉन एफ कैनेडी का मर्डर हो रहा था उस टाइम हर कोई घबराया हुआ था, इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वो औरत बड़ी ही मुतमईन होकर, बड़ी ईजी होकर तस्वीरें खींच रही थी जॉन एफ कैनेडी की। यानी वो ये कन्फर्म कर रही थी कि जॉन एफ कैनेडी मर चुका है और ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। और वो उस वक्त की कोई साफ़ी भी नहीं थी और वो CIA को कभी वो औरत मिली भी नहीं है। इससे ये पता लगता है कि वो इटालियन मेंबर्स ही थी, वो उसका लिया भी इटालिया का ही लगता था और वो सिसिलियन माफिया की एक मेंबर थी और वो बॉस ऑफ बॉसेस की तरफ से ही काम कर रही थी और वो ये कंफर्म कर रही थी कि जॉन एफ कैनेडी को किल कर दिया गया। लेकिन वो औरत आज तक CIA को नहीं मिली। तो ये सेरा भी CIA जो है इटालियन माफिया पे या सिसिलियन माफिया पे डालती है कि पहले उन्होंने जॉन एफ कैनेडी को सपोर्ट किया प्रेसिडेंट बनने में, बाद में एसेसिनेशन या किलिंग में भी उन्हीं का हाथ है, सिसिलियन माफिया का भी। तो यहाँ तक ये लोग पहुँच आए थे कि इन लोगों ने अपना एक सदर भी, और इतना फेमस सदर जो है अपना बनवा दिया था अमेरिका के अंदर। और फिर इससे आगे जब अमेरिकन CIA या गवर्नमेंट्स इनके ख़िलाफ़ ऑपरेट करना शुरू हुई या इनको पकड़ना शुरू हुई या इनको जेलों में डालना शुरू हुई, तो ये इस कदर मजबूत हो चुके थे, इस कदर अमीर कि ये जजों को भी वहाँ के ख़रीद लिया करते थे और ये जाके अदालत में भी मुकर जाया करते थे कि हमारा तो ड्रग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम तो जो है बिल्कुल वाइट कॉलर लोग हैं और हमारे तो मॉल्स हैं और हम इस तरह के भी हम डोनेशन करते हैं अमेरिकन इदारों को, बहुत सारे बच्चों को पालते हैं, बहुत सारे हमने यतीम खाने खोले हुए हैं, पुलिस को डोनेट करते हैं और हम तो चैरिटी का काम करते हैं और हमने तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं और हम तो बहुत ज़्यादा नेक है, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट मजबूर होकर इन वाइट कॉलर पर ज़्यादा हाथ न डाल सकती थी।
ये मज़ीद इन्हें सज़ाएँ ना दे सकती थी क्योंकि किसी किस्म का सबूत भी ना होता था। मैंने आपको पहले बताया अगर पकड़ा भी जाता था कोई तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडमैन या सोल्जर पकड़ा जाता था, जिसका जो कि कभी भी नाम भी ना लेता था कैप्टन्स का, और अगर कैप्टन पकड़े भी जाएँ उनके नाम लेने की वजह से कैप्टन तो कभी भी मौत तक जो अंडर बॉसेस या बॉसेस का नाम नहीं लेते। तो अगर कैप्टन्स भी किसी तरीके से बॉसेस या अंडर बॉसेस का बता भी दें, एडवाइज़र्स का, तो किसी किस्म का सबूत ना होने की वजह से, क्योंकि बॉस या अंडर बॉस या एडवाइज़र खुद तो किसी किस्म का ऑपरेशन ना करते थे, वो तो वाइट कलर लोग होते थे, तो वो फिर कभी भी ना पकड़े जाते थे। तो इन लोगों ने ड्रग्स आखिर लाई किधर से, इन लोगों ने अमेरिका में वो ड्रग्स ऑपरेट किस तरह से की, या इतने बड़े पैमाने पर इन्हें ड्रग्स मिलती कहाँ से थी? तो इस चीज़ का जवाब है अफ़गानिस्तान। जी हाँ, अफ़गानिस्तान जो है इसकी नज़र सबसे पहले सिसिलियन माफिया ने डाली इसके ऊपर, यानी सिसिलियन माफिया ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान की अहमियत जानी कि अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे ड्रग्स की काश्त की जा सकती है, और आज तक शायद वहाँ पे ड्रग्स की काश्त हो रही है। तो सिसिलियन माफिया ने वहाँ पे जो है अफ़गानिस्तान में जो है ड्रग्स की काश्त की, वहाँ पे ड्रग्स की काश्त, प्रीमियम की काश्त बहुत बड़े पैमाने पे करके वहाँ से ये लाते थे इटालिया में उसको मज़ीद केमिकल्स उसमें मिला के और मज़ीद जो है उसको इफ़ेक्टिव करके और उसको पैक्स में बंद करके, तो ये समंदर के रास्ते स्मगल करके यूनाइटेड स्टेट्स जो है लाते थे। यूनाइटेड स्टेट्स में फिर पिज़्ज़ा हट्स में पिज़्ज़ों में मिला के तो मुख्तलिफ़ घरों में जाके ये ड्रग स्मगल किया करते थे। इस तरीके से ये तंजीम अमेरिका में ऑपरेट करती रही। मुख्तलिफ़ इदारों में इन्होंने अपने लोग घुसाए, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेनेट में, कांग्रेस में, पुलिस के लोगों में, जजों को इन्होंने ख़रीदा और वहाँ के इदारों को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब मैं अगले पार्ट में इस पे मज़ीद डिटेल से बात करूँगा कि मुसोलिनी ने इनके ख़िलाफ़ कैसे कैसे ऑपरेशन किए, कैसे इन्होंने 60 और 70 80 की दहाई में अमेरिका के अंदर कंट्रोल किया, और आखिर इन्हें CIA ने ख़त्म कैसे किया, और ख़त्म किया भी या नहीं ख़त्म किया, और इनके मुख्तलिफ़ अंडर बॉसेस जो है वो कौन कौन थे, और जो कितने जालिम इनके अंडर बॉसेस गुजरे हैं, या उन्होंने किस किस्म के जुल्म किए हैं, किस तरह ऑपरेट किए हैं, कौन से बॉसेस पकड़े हैं, कौन से बॉसेस छूट गए हैं, कौन सी फैमिलीज़ इनमें इन्वॉल्व थी, ये मैं तमाम डिटेल से सिसिलियन माफिया के अगले पार्ट में बताऊँगा। और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ किंग्स।